सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो बोर्ड में आपका बार बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए या डीएनए आरएनए पर आपको पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वो डीएनए आरएनए एक्चुअली आया कहां से है, तो डीएनए आरएनए एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड से आया हुआ है। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में। हम लोग का जो लाइफ चल रहा है डीएनए और आरएनए पर ही चलता है, लेकिन डीएनए और आरएनए जो आता है न्यूक्लिक एसिड से आता है। तो उसी के बारे में धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो ये क्या है, एक पॉलीमर है। सबसे पहला पॉलीमर है। तो अगर पूछे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, यह एक प्रकार का पॉलीमर है। और पॉलीमर किसी न किसी चीज का बना होता है, उसमें मोनोमर चाहिए और मोनोमर जो उसका होगा न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड क्या होगा तो आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपका एक पॉलीमर है। और पॉलीमर जो होता है एक लिविंग पॉलीमर, लिविंग टाइप का है। इसमें लिविंग सेल में पाया जाता है, जनरली लिविंग सेल में पाया जाता है। तो चलिए अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो ये जो होगा इट इज पॉलीमर, इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जा सकता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है। और जानते हैं पॉलीमर क्या होता है, जब चेन जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड है यहां एक मोनोमर है, मतलब बहुत सारा हम लोग जानते हैं मोनोमर है। तो एन अगर न्यूक्लियोटाइड ले लीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड ले लीजिएगा, तो यहां पर क्या होगा, एक पॉलीमर बनेगा। तो यहां पर भी न्यूक्लियोटाइड हुआ एन मोल। तो ये जो आपका है इधर वाला पार्ट आपका मोनोमर है, और मोनोमर के बाद यहां पर क्या आ गया है, पॉलीमर। और इसी पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर होता है, उसमें मोनोमर होता है। मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इतना तक हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी न्यूक्लिक एसिड जो आया हुआ है, देखते हैं जो एक्चुअली है क्या। इसका मेन जो सोर्स होता है, जो मेन चीज होता है, इसका डीएनए होता है और आरएनए होता है। इसका मेन पार्ट, मतलब इसका जो मेन पार्ट होता है डीएनए और आरएनए होता है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए आपको तीन चीज का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप पॉलीमर बना रहे हैं और पॉलीमर बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि अगर न्यूक्लिक एसिड है, उसमें मेन पार्ट क्या है। तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड जो बना होता है तीन पार्ट से बना होता है। एक होता है सुगर, तो एक होना चाहिए इसमें सुगर। तो पहला इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो पॉलीमर आपका बन रहा है, ये जो पॉलीमर आपका बनाया जा रहा है, इस पॉलीमर में बिना पॉलीमर तो एक चेन होता है, बहुत लंबा चौड़ा चेन होगा, जिसको आप न्यूक्लिक एसिड तो बोल दिए। लेकिन उसके अंदर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों को देखना क्या है, जो पॉलीमर बन रहा है उस पॉलीमर के अंदर शुगर होगा। इस शुगर को बोलेंगे पेंटोज शुगर। 5 रिंग बनेगा, 5 का रिंग बनेगा। तो इस शुगर एक्चुअली है क्या, पेंटोज। तो यहां पर आपका एक आएगा पेंटोज शुगर। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाता है फॉस्फेट। तो एक आएगा फॉस्फेट। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, और फॉस्फेट जो आता है, फॉस्फेट में जनरली ईस्टर फॉर्म आता है। ईस्टर फॉर्म तो जानते हैं, आर लगाना होगा, कार्बन से जुड़ जाए कोई भी ऑक्सीजन, उसको एस्टर बोलते हैं। और इसके बाद इसमें बेस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हो गया शुगर, एक हो गया फॉस्फेट। फॉस्फेट में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है,
फॉस्फेट आप इजीली समझ सकते हैं, यहां P होगा, यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां पर मान लीजिए O है तो किसी और के साथ जुड़ेगा, यहां भी और वो किसी और के साथ जुड़ेगा, इस टाइप का आपका बनेगा। और यहां पर मान लेते हैं OH है, तो इसी को बोलते हैं एस्टर। यहां पर आप कार्बन का रिंग बना सकते हैं, इधर भी आप कार्बन को जोड़ सकते हैं। तो यहां अगर कार्बन जुड़ जाए तो मान लेते हैं यहां R जुड़ेगा और यहां पर भी आपका क्या जुड़ेगा, R जुड़ेगा, एक एस्टर फॉर्म है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ये फॉस्फेट वाला पार्ट हो गया। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका बेस है और शुगर। अब बात आया बाद में चलते हैं, पहले इसको देखते हैं। एक शुगर हो गया, एक फॉस्फेट हो गया और एक बेस हो गया। तो डिस्कस करने के लिए चलते हैं, सबसे पहले शुगर को देखते हैं, शुगर के बाद हम लोग चलेंगे बेस पे। तो हम लोगों से यहां से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पूछेगा। पहला पार्ट जो इसका है क्या है, इस शुगर है, तो इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर जो होता है, पेंटोज शुगर के बारे में अगर इजीली जानकारी आपको चाहिए तो पेंटेज शुगर जो होता है क्या होता है, एक ऑटोमेटिक शुगर से आया हुआ है। शुगर का एक रिंग होगा, पेंटोज है, 5 का रिंग बनाना है। तो पेंटोज शुगर जो होता है यहां पर होगा 2 प्रकार का, याद रखना है 2 प्रकार का होता है। एक होता है बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा डी राइबोज होता है। और दूसरा जो फॉर्म होता है, एक होता है बीटा डीऑक्सी राइबोज, बीटा डीऑक्सी राइबोज। तो एक राइबोज फॉर्म है और एक डीऑक्सी राइबोज फॉर्म है, दोनों याद रखना है। और प्रेजेंट देखिएगा, और इधर वाला पार्ट जो होता है आरएनए में प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हम लोग देखेंगे आरएनए। और यहां वाला पार्ट जो प्रेजेंट होता है किसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए में। डीऑक्सी राइबोज जो प्रेजेंट होता है, याद रखना है 2 तरह का पेंटोज शुगर हो सकता है, एक आरएनए के लिए होता है और दोनों का पॉलीमर चेन बना सकते हैं। पॉलीमर चेन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आया आरएनए का जो राइबोज होगा, राइबोज फॉर्म कैसे याद रखेंगे, तो 5 का रिंग बनाइएगा, 5 का रिंग, ऑक्सीजन तो रहना चाहिए, ऑक्सीजन इस तरह रहेगा, इसके बाद इस तरह कर लीजिएगा, तो 5 का रिंग बन गया जिसमें 4 कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 हो गया। इसी में आप यहां पर लाइन दीजिएगा, एक लाइन यहां पर, एक लाइन, थोड़ा सा बेसिक अंतर दोनों में देखिएगा क्या है, तो यहां पर हम लोग दे दिए। फिर चलते हैं इस पार्ट पे, सेम फिगर यहां भी बनेगा, दोनों का फिगर में ज्यादा कोई अंतर ऐसा होता नहीं है, तो दोनों फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर दे दिए, यहां भी एक लाइन दीजिए, कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगा, उसी अटैचमेंट में थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो इसी को बोलते हैं शुगर का फॉर्म है। याद रखना है 5 का रिंग बनाना है, जिसमें क्या होना चाहिए, इस रिंग में आपका 4 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। डिफरेंट बेसिस को सोचते हैं तो जनरली क्या होता है, यहां पर OH पार्ट होता है, यहां OH, यहां पर H, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां भी OH, यहां H होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पार्ट में यहां OH नीचे होता है, यहां भी OH नीचे, यहां भी OH, यहां पर H, यहां पर H हो गया, इसमें कोई अंतर नहीं होता। यहां H होता है, यहां पर हो जाएगा CH2, यहां पर हो जाएगा OH, यहां भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, CH2, यहां पर क्या आ जाएगा, OH। बाद बाकी याद रखना, यहां पर H, यहां भी कोई टेंशन नहीं है, यहां OH। अब याद क्या रखना है, जब आप डीऑक्सी राइबोज बनाइएगा तो डीऑक्सी राइबोज में समस्या क्या आ जाता है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां वाला O जो है, इस कार्बन का जो O दिख रहा है, इस ऑक्सीजन को हटा दीजिए तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा H और यहां H। दोनों में बेसिक अंतर है कि सेकेंड, और नंबरिंग जब भी करिएगा यहां से 1, यहां 2 3 4 और यहां पर 5, तो याद क्या रखना है, दूसरा कार्बन के पास जो ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन से अगर रिमूव कर दीजिएगा ऑक्सीजन को और H वहां पर जुड़ जाएगा, तो उससे जो फिगर बनेगा उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज, जो डीएनए में पाया जाता है। और दूसरा जो है बीटा डी राइबोज है, जो आरएनए में पाया जाता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से आप कंक्लूजन को निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या करना है, अब हमको थोड़ा सा और सोचना है इस फिगर के बारे में। अब सोच लिए कि डीएनए में एक होता है, एक आरएनए में होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड में 3 पार्ट होता है। एक पार्ट को तो यहां देख चुके हैं, शुगर वाले पार्ट को हमने देखा।
अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगला वाला पार्ट है बेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेस। और बेस जो होता है हम लोग डीएनए आरएनए पर बाद में चर्चा करेंगे। बेस होता है, बेस का दो कैटेगरी होता है, याद रखना है बेस में हमेशा दो कैटेगरी होगा, एक होगा प्यूरिन, एक होगा प्यूरिन होगा और एक होगा पिरिमिडीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस को दो भागों में बांटेंगे, एक होगा पिरिमिडीन, एक होगा प्यूरिन। ये पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, बार बार पूछेगा कि बेस जो होता है दो प्रकार का हो सकता है बेस, एक को बोलेंगे प्यूरिन और एक को बोलेंगे पिरिमिडीन। तो एक पिरिमिडीन बेस हो गया और एक आपका प्यूरिन बेस हो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब बात आया दोनों में क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में पहले चलते हैं। पिरिमिडीन जो होता है इसका जो होता है तीन प्रकार होता है और प्यूरिन का जो होता है दो प्रकार का होता है। तो जनरली इसको याद रखना है, ए और यहां पर आ जाएगा जी। तो ए जी जो होता है एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन होता है, इसको आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे। एडिनिन और गुआनिन जो होगा जनरली आपका प्यूरिन बेस कहलाएगा। और हमेशा याद रखना है पायरिमिडीन जो होता है इसमें बच जाता है क्या, तो इसमें बच जाता साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो इसमें तीन प्रकार का आता है, साइटोसिन, थाइमिन और यहां पर आ जाएगा यूरेसिल। बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आपसे बार बार पूछा जा सकता है कि जो न्यूक्लिक एसिड में जो बेस होता है, बेस दो प्रकार का होता है, उसका नाम क्या है। तो एक बेस का नाम होगा प्यूरिन और एक बेस का नाम होगा पिरिमिडीन। और पिरिमिडीन में तीन तरह का कैटेगरी होगा, एक होगा सी साइटोसिन, एक होगा टी थाइमिन, एक होगा यू यूरेसिल और दूसरा जो होगा आपका एडिनिन और गुआनिन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही आपका बेस है। और बेस में भी अब समस्या क्या है, जैसे यहां एक डीएनए में प्रेजेंट है और एक आरएनए में प्रेजेंट है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसमें क्या कैटेगरी हो सकता है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का कि आगे इसको क्या कहेंगे, फिर इसके बाद डीएनए आरएनए पर चलते हैं। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही मेन जो पार्ट होता है उसका डीएनए और आरएनए होता है, और डीएनए आरएनए सारा का सारा क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बेस के बाद उसको कैटेगरी करते हैं, कौन सा पार्ट डीएनए में पाया जाएगा, कौन सा पार्ट आपका आरएनए में पाया जाएगा। तो हम लोग जब भी डीएनए आरएनए पढ़ते हैं तो जनरली न्यूक्लिक एसिड होता है, एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको तीन चीज चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, बेस चाहिए और एक शुगर चाहिए। इसके बिना आपका कोई भी पार्ट नहीं बनेगा। तो जब भी हम लोग पॉलीमर बनाएंगे तो तीन चीज जरूर चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। जो पार्ट है आपका, जो भी पार्ट हम लोग देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हम लोग का लाइफ, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, इसके बिना आपका नहीं हो सकता है। तो उसको समझेंगे आगे जाके। तो पहले बेस के बारे में समझ लेते हैं। तो यहां पर अब याद रखना है क्या, हम लोग पढ़ेंगे ए पढ़ लिए, एक है जी, एक है सी, एक है टी और एक है यू। इसका नाम तो जनरली हम लोग जानते हैं एडिनिन होता है। तो इसका नाम एडिनिन हो गया, इसका नाम गुआनिन हो गया, तो यहां पर गुआनिन पार्ट आ गया। इसका नाम साइटोसिन हो गया, तो यहां पर हो गया साइटोसिन। एक का नाम हो गया थाइमिन और एक का नाम हो गया यूरेसिल। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नाम में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। बेस का दो कैटेगरी था, एक था प्यूरिन बेस, एक था पिरिमिडीन बेस। अब बात आया दोनों में किस में पाया जाएगा। तो जनरली क्या होता है, ये जो तीन पार्ट आप देख रहे हैं, तीन पार्ट दोनों में होता है, आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन दोनों में होता है। आरएनए में भी प्रेजेंट होगा, डीएनए में भी प्रेजेंट होगा। बस एक जगह झोल है कि यहां पर जो थाइमिन होता है, थाइमिन डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल जो होता है आरएनए में पाया जाता है। मतलब दोनों में चार चार ही है, 3 1 4।
बस एक है थायमीन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल से। तो याद रखना है कि जब भी हम लोगों को चर्चा करें कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो एडिनिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, लेकिन एक ज्यादा होगा, डीएनए में थायमीन होता है। और यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो डिफरेंस हो गया कि एक में यूरेसिल होता है और एक में थायमीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया बेस का चर्चा, शुगर का चर्चा क्यों किए? क्योंकि जो हम लोग पॉलीमर बनाने वाले हैं उसमें तीनों चीज होगा। अब ध्यान देना है, अब हम लोग जो बना रहे थे एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स तो अपने आप नहीं बनेगा, इसमें तीनों चीज चाहिए। इसमें शुगर चाहिए, प्लस क्या चाहिए? फॉस्फेट चाहिए, और प्लस क्या चाहिए? और यहां पर बेस चाहिए। ये जब तक तीनों का तीनों नहीं होगा, आपका न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन नहीं होगा, और न्यूक्लियोटाइड यदि नहीं बनेगा तो पॉलीमर नहीं बनेगा, और पॉलीमर यदि नहीं बना तो आपका न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का मेन पार्ट होता है आपका मेन पार्ट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, मेन पार्ट हो गया। तो इस मेन पार्ट को चर्चा करते हैं, कैसे जुड़ेगा। फिर वही बेस आपका जानते थे, इस तरह का फॉर्मेशन किए थे, इस तरह हो गया। यहां पर अब क्या है, इस तरह कर दीजिए, इसको छोड़ देते हैं तत्काल। यहां पर OH होगा, लेकिन इसको हटा देना। यहां पर अब एक पार्ट जुड़ेगा, पहला कार्बन से जो है यहां पर आ जाता है बेस। इसमें हमेशा जुड़ा हुआ आएगा बेस, याद रखना। यहां पर क्या जुड़ेगा? बेस। यहां पर आपका H रहेगा। इस पार्ट से जो यहां वाला पार्ट है, यहां तो CH2 रहेगा, और इसी कार्बन से आपका कौन सा जुड़ जाएगा? यहां पर फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ जाएगा, P डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा O माइनस, यहां पर O माइनस। यहां वाला बात हो गया फॉस्फेट, यहां वाला पार्ट हो गया शुगर, और ये वाला बेस हो गया। बेस में दोनों आ जाएगा, आपका पिरिमिडीन भी आ सकता है, या आपका प्यूरिन बेस भी आ सकता है। तो जनरली डीएनए के लिए भी होता है, आरएनए के लिए भी होता है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। एक बेस है, शुगर है, इसी चीज को जब हम लोग लिंक करते चलेंगे, एन नंबर जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ना कैसे ही भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग पॉलीमर बनाएंगे, याद रखना, यहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से 2 था, यहां से 3 था, यहां से 4 था। अब बात आया, जब भी जोड़ेंगे एक चेन बनाएंगे, फॉस्फेट वाले को अगले से जोड़ेंगे तो बेस वाले को छोड़ देंगे, तो इस तरह चेन बनता जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक पॉलीमरिक चेन बनाने के लिए आपको 3 चीज चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, बेस चाहिए, और शुगर चाहिए। इस तरह करके जब आप अरेंज कर दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। अब बात आया, मेन पार्ट जो होता है न्यूक्लिक एसिड का, 2 ही होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। तो बात आया, न्यूक्लिक एसिड जो बनता है उसमें 3 चीज होना चाहिए, लेकिन जो मेन उसमें सोर्स होता है, उसके अंदर जो होता है न्यूक्लियोटाइड का जो 2 फॉर्म होता है, एक डीएनए और एक आरएनए होता है, दोनों फॉर्मेशन करता है, दोनों पॉलीमेरिक चेन होता है उसके अंदर। तो हम लोग जब भी देखेंगे शुगर, फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड हुआ, न्यूक्लियोटाइड से कौन बना है? न्यूक्लिक एसिड बना। अब उसके अंदर जो मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का जो मेन पार्ट होता है, यही 2 पार्ट होता है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। एक क्या होता है? आरएनए। तो एक डीएनए हो गया, एक आरएनए हो गया। अब इसी को हम लोग धीरे धीरे करके देखते हैं। इसका नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो गया, और इसको बोलेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एक हो गया डीएनए और एक आरएनए, उसी के अंदर होता है, जो आप पेप्टाइड जो भी बॉन्ड बना रहे हैं उसी के अंदर होगा। तो हम लोग इस तरह करके देखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से इसको हम लोग समझ सकते हैं क्या होगा, नहीं होगा। डिफरेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और हम लोग चलेंगे यहां से। जब भी बात करेंगे इस तरह का क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड्स हो गया।
अब बात आया कि डीएनए जो आरएनए होता है, जनरली एक को डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब जो पाया जाएगा, जनरली जो पाया जाता है, हम लोग जब भी चर्चा करते हैं, दोनों जो पाया जाएगा एक होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स, इस तरह करके होता है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इसका जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है सिंगल। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आराम से हम लोग कर सकते हैं। अब बात आया इस कंट्रोल किसको करता, सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए का क्या काम है, कंट्रोल हेरिडिटरी। तो इसको जो कंट्रोल करता है इट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसका काम है स्टोर करके रखना। जैसे मेरा बहुत पूर्वज जो भी है, मेरा दादाजी हो गए, पापा हो गए, जो भी डिफरेंट आपका जनरेशन आ गया है, तो आने वाला पीढ़ी में सबका कुछ ना कुछ गुण को क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। इसका काम ही है जेनेटिक गुण को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, बहुत सारा खानदानी जो इंफॉर्मेशन है आपका, उसको एक जगह कलेक्ट करके रखना। दैट इज कॉल्ड स्टोर करके रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब अगला इंपॉर्टेंट, इसका क्या काम है, ये जो होता है सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन बना देता है। तो याद दोनों में क्या है, ये स्टोर करता है। डीएनए का काम है पूरा इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करके रखना, कलेक्ट करके रखना। तो कलेक्ट करके इसका काम है कलेक्ट करके रखेगा। वो जो इंफॉर्मेशन है उसको आरएनए में कन्वर्ट कर देगा, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डीएनए में जब कन्वर्ट हो जाएगा, वो डीएनए क्या करता है, जो आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्योंकि आरएनए में कोडिंग होता है, उस कोडिंग को समझ पाना मुश्किल होता है। तो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो उस कोड को समझ पाना मुश्किल है, तो उस कोड को ट्रांसलेट कर दिया जाता है किसके रूप में प्रोटीन के रूप में। तो सारा प्रोटीन जो डिवाइड होगा, सब प्रोटीन का अपना अपना काम होगा। किसी का काम होगा, एक बॉडी है, मान लीजिए मानव का बॉडी है, तो मानव का जो गुण होगा, प्रोटीन कैटेगरी बटेगा, हर एक का अपना गुण होगा, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह क्या करना है, मतलब डिफरेंट आपका सोच को डेवलप कर देगा आरएनए। तो डीएनए स्टोर रखता है, डीएनए से आपका काम नहीं चलेगा, डीएनए तो स्टोर है। तो जब भी जांच करने जाते हैं डीएनए को ही चेक कर लिया जाता है, क्योंकि डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन आपका स्टोर है। लेकिन यदि नेक्स्ट जनरेशन में आपको जाना है, तो डीएनए को क्या करना होगा, सबसे पहले आरएनए में कन्वर्ट होना होगा, आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट होना होगा। तब जाके आपका जो न्यू जनरेशन आने वाला है, उसमें सारा प्रक्रिया आपके ढंग का होगा, आपके जो परिवार में जो सब सिस्टम चल रहा था उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। नहीं तो फिर दिक्कत है, खानदानी आपको दिक्कत है। किसी का मान लीजिए कोई पिछला बैकग्राउंड है, नया जनरेशन में हो सकता है उसका गुण आ जाए। क्यों? क्योंकि डीएनए स्टोर करके रखता चला जाता है। तो कुछ जो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, उस आरएनए का जो ट्रांसलेशन होता है, अब देखिएगा प्रत्येक चीज का ट्रांसलेशन नहीं होगा, कोडिंग आरएनए कर देता है, उसको भी समझने का कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आरएनए का काम है, आरएनए का सिंगल हेलिक्स होता है, इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसका काम है स्टोर कर देना, जेनेटिक गुण को स्टोर करके रखना, और इसका काम है सिंथेसिस कर देना प्रोटीन को, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन इसको देगा कोड में देगा। उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, कोडिंग चीज को समझ पाना मुश्किल होता है। कोड होता है, हम लोग का जो सॉफ्टवेयर काम करता है कोड पे काम करता है, कोड लिखा जाता है, उसको अब जब हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग उसका प्रोसेस क्या होता है, उस कोडिंग को पढ़ना शुरू करते हैं, तब हम लोग को सही ढंग से दिखाई देता है। इसका मतलब कोडिंग को पढ़ पाना डायरेक्ट मुश्किल होता है। तो जब प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस कोडिंग को आसानी से आप पढ़ सकते हैं, तो इसको ट्रांसलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आगे जाके इसको करते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी आपको डिफरेंस आ जाए दोनों में, तो क्या क्या होता है उसको देखेंगे। तो चलिए शॉर्ट में समझते हैं कि डीएनए आरएनए आया कैसे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही स्पेशल केस है। डीएनए आरएनए कहां में रहता है, न्यूक्लिक एसिड में रहता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है,
पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते हैं डीएनए आरएनए में कुछ खास खास बात जो है उसको देखते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को समझने का कोशिश करते हैं। जब भी हम लोग प्रोसेस को समझेंगे तो डीएनए आरएनए को ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो ये जो डीएनए आरएनए आया है कहां से आया, तो जनरली अगर हम लोगों को शॉर्ट में पूछा जाए कि एक्चुअली आया कहां से है, किस तरह काम करता है, उसको भी देखते हैं। तो इसको नोट में थोड़ा याद रखना है कि हम लोगों को सेल होगा, कोई भी सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, इसके अंदर होता है क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर ही होता है डीएनए, बड़ा इंपॉर्टेंट है डीएनए। और डीएनए जो होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर तो अभी हम जस्ट बता दिए हैं, इस तरह करके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए। डीएनए को और थोड़ा सा कर दीजिएगा आगे, और खींच खींच के बड़ा करिएगा, तो इसको बोलते हैं जीन, जीन भी बोला जाता है। तो यही पार्ट है, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा जब कट करिएगा, सेल का टुकड़ा, उसको खींचते चलिए खींचते चलिए खींचते चलिए, देखिएगा खींचे टूटेगा नहीं, टूटते लंबा लंबा चेन बनता जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है। तो पूछता है कि डीएनए कहां पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहां होता है, सेल में। ये प्रोसेस हो गया। अब बात आया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि डीएनए तो मिल गया, अब डीएनए जब किसी में जाएगा तो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, उसका कुछ प्रोसेस होगा, उसको भी देखेंगे। तो डीएनए अपने आप नहीं जा सकता है। तो हम लोग जब भी डीएनए का काम करेंगे, तो हम लोग जब भी देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है यहां से देखने, ये डीएनए आपको मिल गया, ये डीएनए तो आपका है। आप डीएनए जब किसी को दीजिएगा तो वही डीएनए तो नहीं दीजिएगा ओल्ड डीएनए, क्योंकि न्यू जनरेशन आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो एटोमेटिक है कि सेम डीएनए नहीं जाएगा आपका, तो डीएनए ओल्ड होता जाता है। तो ओल्ड डीएनए कभी भी किसी में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, तो हमेशा ओल्ड डीएनए न्यू डीएनए को बनाते रहता है। तो यहां से आप स्टेप को समझते हैं, डीएनए आपका आ गया। जब डीएनए आपका आ गया तो डीएनए क्या करेगा, एक न्यू डीएनए फॉर्म कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीएनए नया डीएनए बना दिया, और जो न्यू डीएनए, ये ओल्ड डीएनए है आपका, यहां पर ओल्ड डीएनए है, यहां पर आपका क्या है, न्यू डीएनए है। और न्यू डीएनए आपका क्या कर देगा, यहां पर आरएनए बना दिया। अब देखिएगा बात क्या है, जो आरएनए बनाता है रिवर्सिबल होता है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कोई बैक भी भेज सकता है, कुछ कुछ कोड को पीछे भी भेज देता है। जरूरी नहीं कि सारा प्रोटीन को जो भी कोडिंग इसको दिया सारा यूज कर ले, जरूरी नहीं है, कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है। फिर आरएनए क्या करेगा, यहां से प्रोटीन बना देगा। तो यहां से जब प्रोटीन बना दिया, इस सारा प्रोसेस हो गया, सिस्टम हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि डीएनए जब भी काम करता है, तो हम लोगों को डीएनए क्या करता है, तो डीएनए जब नया डीएनए बनाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्लिकेशन, इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। जब भी डीएनए नया डीएनए बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन। और जब हम लोग डीएनए से आरएनए बनाते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए प्रोटीन बनाता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहां पर आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन आरएनए होता है, एक्चुअली आरएनए में कोड प्रेजेंट होता है, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, कोड होता है। कोड को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में, और इस प्रोटीन में जब कन्वर्ट होता है तो आप इजीली आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोगों को इंफॉर्मेशन आरएनए प्रोटीन बनाता है, तो कभी कभी इंफॉर्मेशन इधर उधर अगर हो जाए तो आपका क्या होगा, 5 उंगली या तो 6 उंगली हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट घटना हो सकता है। तो यही आपका क्या था, डीएनए और आरएनए था, इजीली वे में समझ सकते हैं। तो डीएनए आरएनए में डिफरेंस आ जाए तब भी आप लिख सकते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक का क्या होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, और एक होता है, और खास बात इंपॉर्टेंट है, डीएनए कभी भी रिफ्लेक्शन केवल डीएनए कर सकता, मतलब डीएनए प्रोड्यूस कर सकता है न्यू डीएनए। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब डीएनए फॉर्म न्यू डीएनए, बट आरएनए
डू नॉट फॉर्म, आरएनए डू नॉट फॉर्म न्यू आरएनए, ये आरएनए नहीं बनाता है, मतलब उसमें रिप्लिकेशन प्रक्रिया नहीं होगा, रिप्लिकेशन नहीं होगा। इसका मतलब है इसको तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो रिवर्स अगर हो जाएगा तो रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं, यूज नहीं हुआ तो रिवर्स भी आप इसको भेज सकते हैं। यही आपका था न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आप लोग जब भी इसको देखिएगा, एनालाइज करिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। थैंक यू।